हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S&R के एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहले है उपसमुच्चय। यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में भी उपस्थित हों, तब समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में भी उपस्थित हों, जैसे उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। कोई उदाहरण हमें दिया गया है, समुच्चय A बराबर 1, 2 और कोई दूसरा समुच्चय हमें दिया गया है B बराबर 1, 2, 3, 4। ये दो समुच्चय हमें दिए गए हैं, समुच्चय A बराबर 1 और 2, समुच्चय B बराबर 1, 2, 3, 4। तो हम देख सकते हैं इसमें कि समुच्चय A में जो अवयव हैं 1 और 2 वे समुच्चय B में भी उपस्थित हैं। समुच्चय B में भी 1 और 2 अवयव उपस्थित हैं और समुच्चय A में भी। तो समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय कहलाएगा, क्योंकि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हैं। तो ये क्या कहलाएगा? समुच्चय A उपसमुच्चय कहलाएगा B का। ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है। यदि समुच्चय B में केवल हमें अवयव 1 और 2 ही दिए होते, 3 और 4 ना होते इसमें, तो हम इसे लिख सकते थे कि A उपसमुच्चय है B का और बराबर है B के। यदि इसमें 3 और 4 ना होते तो A बराबर होता B के और A उपसमुच्चय भी था B के। इसके बाद आता है उचित उपसमुच्चय। यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में उपस्थित हों तथा समुच्चय B में एक या अधिक अवयव ऐसे हों जो समुच्चय A में उपस्थित नहीं हों, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो उचित उपसमुच्चय ये यहाँ से यहाँ तक, यदि से स्टार्ट होके हो तक सेम यही डेफिनेशन है जो उपसमुच्चय की है, लेकिन इससे आगे इसमें कुछ और ऐड किया गया है। ये है समुच्चय B में एक या अधिक अवयव ऐसे हों जो समुच्चय A में उपस्थित नहीं हों, तो वो क्या कहलाता है? उचित उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे इसे भी हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ऊपर वाला ही हम उदाहरण ले लेते हैं कि A हमें दिया गया है 1 और 2 और B बराबर हमें दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो ये दो उपसमुच्चय में दिए गए हैं। तो ये जो होगा A का प्रत्येक अवयव B में भी उपस्थित है और B में एक या अधिक अवयव ऐसे उपस्थित हैं जो A में नहीं है। जैसे 3 और 4 A में नहीं है, तो ये क्या होगा? उचित उपसमुच्चय होगा। A उचित उपसमुच्चय होगा B का। इसका भी चिन्ह यही होगा उपसमुच्चय का। तो A उचित उपसमुच्चय होगा B का। ये 3 और 4 A में उपस्थित नहीं है, तो ये B में कुछ अवयव ऐसे हैं जो A में उपस्थित नहीं है, तो ये उचित उपसमुच्चय होगा। यदि इसमें मान लीजिए 3 और 4 हमें न दिए होते और केवल 1 और 2 ही होते, तो ये उपसमुच्चय तो था लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं था, क्योंकि B में हमें एक या अधिक अवयव ऐसे उपस्थित होने चाहिए जो A में उपस्थित ना हो। तो इस कारण ये अगर हमें इस प्रकार दिया होता तो ये उचित उपसमुच्चय नहीं होता, लेकिन जब इसमें 3 और 4 ऐड हैं तो ये क्या होगा? उचित उपसमुच्चय होगा। A B का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। इसके बाद है अधिसमुच्चय। यदि समुच्चय B के कुछ अवयव समुच्चय A में उपस्थित हों तो समुच्चय B समुच्चय A का अधिसमुच्चय कहलाता है। जैसे इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे समुच्चय A बराबर दिया गया है हमें 1, 2, 3 और समुच्चय B हमें दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये समुच्चय A है और समुच्चय B है। तो हम देख सकते हैं कि समुच्चय B के कुछ अवयव
समुच्चय ए में उपस्थित है, जैसे 1, 2 और 3 समुच्चय ए में भी उपस्थित है, तो ये समुच्चय बी जो होगा समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। हम इसे उपसमुच्चय तो कहेंगे कि ए उपसमुच्चय बी का, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, तो ये ए उपसमुच्चय होगा बी के। लेकिन साथ ही साथ समुच्चय बी ये होगा अधिसमुच्चय का चिन्ह। इधर का ये जो चिन्ह होता है ये होता है उपसमुच्चय का और ये होगा अधिसमुच्चय का। तो बी अधिसमुच्चय है ए का, मतलब बी के कुछ अवयव समुच्चय ए में भी उपस्थित है, तो बी अधिसमुच्चय है ए का, ये होगा अधिसमुच्चय। समझ में आया कि यदि समुच्चय बी के कुछ अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हों, जैसे समुच्चय ए में उपस्थित है ये, तो ये क्या कहलाएगा, समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। और यदि ये 4, 5 और 6 इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, बी अधिसमुच्चय होगा या बराबर होगा ए के। इसके बाद है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है? वास्तविक संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं और पूर्णांक जो होते हैं और अपरिमेय संख्याएं, ये सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये जो समुच्चय होते हैं वो वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं। अब हम देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था n, पहली वीडियो में हमने देखा था n क्या था, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो जितने भी प्राकृत संख्याएं होती है, जैसे 1, 2, 3 और इस तरह की जो संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है। उसके बाद जेड क्या था, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होती है, डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इस तरह से ये सभी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। इसके बाद क्यू क्या था, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, सभी x समुच्चयों के लिए जहां x बराबर क्या होगा, p/q, और जिसमें p और q क्या होंगे, p और q अवयव होंगे किसके, z के। z में से p और q की जगह z में से कुछ भी आ सकता है, और ये सभी अवयव किसके हैं, z के। z क्या होता है, पूर्णांक। और जहाँ पर तथा q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो ये क्या होती हैं, परिमेय संख्या है। इसके बाद t क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी है, वह सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर ये सभी आते हैं। तो वह सभी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, परिमेय नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर या फिर पाई, जैसे √2, √5 और पाई, ये सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r-q। r होती है वास्तविक संख्याएं और q होता है परिमेय संख्याएं। तो r में से यानी कि परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं में से सभी परिमेय संख्याएं घटाकर जो संख्याएं आती है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये जो सभी समुच्चय आते हैं, इन सभी संख्याओं के समुच्चय वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। तो ये सभी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय है। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि n के अंदर क्या संख्याएं थी, 1, 2, 3 इस प्रकार की संख्याएं थी, और इस प्रकार की संख्याएं हम देख सकते हैं z में है। तो z ये क्या होगा, n क्या होगा, उपसमुच्चय होगा किसका, z का। इसी तरह से हम देख सकते हैं p और q अवयव है z के, यानी कि p और इसमें जो q में जो संख्याएं आएंगी वो z के अंदर होंगी। जैसे p और q, p की जगह हम इसी में से जो पूर्णांक है उनमें से ही कोई संख्याएं लेंगे। तो ये भी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, z क्या होगा, उपसमुच्चय होगा q का।
और इसी प्रकार से ये सभी किसके अंदर आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर। तो ये सभी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा, यानी कि R का उपसमुच्चय होगा। R होता है रियल, यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसके बाद T क्या होगा? T भी उपसमुच्चय होगा R का, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी कि N उपसमुच्चय नहीं होगा T का, ये कंडीशन होगी इसमें। तो ये सभी समुच्चय जो होंगे क्या होंगे? वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होंगे। इसके बाद है अंतराल R के उपसमुच्चयों के रूप में। अभी हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी, R के उपसमुच्चय हमने पढ़े, उन्हें हमें अंतराल के रूप में लिखना है, जिसमें सबसे पहले आता है बंद अंतराल। बंद अंतराल का जो चिन्ह होता है ये वाला, इसे हम बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु A और ये कोई बिंदु B है। वास्तविक संख्याओं में से यहाँ पर कोई भी बिंदु हम ले सकते हैं, तो इन्हें हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। A, B बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये बंद अंतराल है। इसके बाद इसे हमें अंतराल के रूप में जब हम लिखेंगे तो सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x a से छोटा, a से बड़ा या a के बराबर होगा और b से छोटा या b के बराबर होगा, तो ये इस प्रकार कि ये इसके बराबर भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु 1 है, ये कोई बिंदु 1 है और ये कोई बिंदु 5 है, ठीक है। तो इन्हें हमें बंद अंतराल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु 1 लिया और दूसरा बिंदु 5 लिया, तो ये जो x होगा, x यहाँ पर 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा या 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। तो ये है बंद अंतराल। बंद अंतराल में 1 और 5 भी सम्मिलित होंगे क्योंकि 1 और 5 के बराबर भी हो सकता है। इसके बाद है खुला अंतराल। खुले अंतराल में यहाँ पर कोई बिंदु A है, ये कोई बिंदु B है। खुले अंतराल का चिन्ह होता है ये। तो यहाँ पर कोई बिंदु A और कोई बिंदु B है, तो इसे हम लिखेंगे कि सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x a से बड़ा, ये बराबर का चिन्ह इसलिए लिया गया था क्योंकि इसमें 1 और 5 भी सम्मिलित थे, लेकिन ये खुला अंतराल है। खुले अंतराल में 1 और 5 सम्मिलित नहीं होंगे, यहाँ पर ये a और b सम्मिलित नहीं होंगे। तो ये a से x a से बड़ा है और b से छोटा है, तो ये होगा खुला अंतराल। इसे हम इस उदाहरण से ही समझते हैं, जैसे 1 और 5 यहाँ पर कोई दो बिंदु लिए गए हैं, बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x 1 से बड़ा और 5 से छोटा होगा, तो ये होगा खुला अंतराल। इसके बाद है बंद खुला अंतराल। बंद खुले अंतराल में क्या होगा कि एक बिंदु बंद होगा और एक बिंदु खुला हुआ होगा, मतलब एक बिंदु सम्मिलित होगा और दूसरा बिंदु सम्मिलित नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई बिंदु A और B हमने लिए। बंद अंतराल का चिन्ह ऐसा था, लेकिन इसमें एक बंद है और एक खुला हुआ है, तो ये होगा इस प्रकार, ठीक है। तो हम यहाँ पर A, B दो बिंदु हमने लिए, इन्हें हम अंतराल के रूप में लिखेंगे सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x a से बड़ा या a के बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो यहाँ पर x a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा या a के बराबर भी हो सकता है।
इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। 1 और 5 यहाँ पर कोई दो बिंदु हैं हमारे, 1, 5 सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x 1 से बड़ा या 1 के बराबर भी हो सकता है और x 5 से छोटा भी होगा। तो यहाँ पर x 1 के बराबर भी हो सकता है, मतलब 1 सम्मिलित होगा क्योंकि यहाँ पर बिंदु भरा हुआ है। तो ये क्या होगा, 1 सम्मिलित भी होगा, लेकिन यहाँ पर खुला हुआ है तो ये बिंदु सम्मिलित नहीं होगा। यहाँ पर x जो होगा वो 1, 2, 3 और 4 होगा, 5 उसमें सम्मिलित नहीं होगा। इसके बाद है खुला बंद अंतराल। खुले बंद अंतराल में एक बिंदु खुला हुआ और दूसरा बिंदु बंद होगा। तो इसमें इसका जो चिन्ह होगा वो होगा, एक साइड से खुला हुआ, खुले हुए अंतराल का चिन्ह ये था, और दूसरी साइड से बंद। तो ये होगा खुला बंद अंतराल। यहाँ पर इसमें भी हम कोई बिंदु A और B लेते हैं, ये इस साइड से बंद होगा। तो सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x a से बड़ा होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा, मतलब a सम्मिलित नहीं होगा, और b के बराबर या b से छोटा होगा। तो इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु 1 है और ये कोई बिंदु 5 है। तो 1, 5 बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x 1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा, मतलब इसमें 5 भी सम्मिलित होगा लेकिन 1 सम्मिलित नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो अंतराल आएगा वो 1 और 5 के बीच में होगा। तो 1 उसमें सम्मिलित नहीं होगा और 5 उसमें सम्मिलित होगा। तो जो इसमें बिंदु आएंगे वो आएंगे 2, 3, 4, 5। तो ये होगा खुला बंद अंतराल। इसके बाद है घात समुच्चय। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हों उसे हम घात समुच्चय कहते हैं। और ये नोट है कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई उदाहरण हमें दिया गया है, a बराबर 1, 2। तो हमें देखना है कि इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो PA बराबर PA से प्रदर्शित करते हैं। तो PA बराबर फाई तो सभी का उपसमुच्चय होगा। इसके बाद 1 बन सकता है क्योंकि 1 अवयव है A का, तो A इसका उपसमुच्चय होगा। इसके बाद 2 भी A में है तो 2 भी A का उपसमुच्चय होगा। इसके बाद 1 और 2 दोनों अवयव A में हैं तो ये भी इसका उपसमुच्चय होगा। तो इस तरह से इसके 1, 2, 3, 4 उपसमुच्चय बने। तो ये क्या कहलाएंगे, घात समुच्चय कहलाएंगे। यदि किसी समुच्चय में m अवयव हों तो NPA बराबर होगा 2 की पावर m। यदि किसी समुच्चय में m अवयव हो तो उसमें अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, नंबर ऑफ PA। तो जैसे A बराबर हमें 2 इसमें दिया गया है, 2 अवयव हैं तो m बराबर 2 है और हमारा सूत्र है n
PA बराबर 2 की घात m की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 की 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 4। और यही हम देख सकते हैं इसमें जो हमारे उपसमुच्चय बना था 1 2 3 4 उपसमुच्चय बने थे A के, तो 4 ही इसका उत्तर आया है। तो ये इस सूत्र के द्वारा हम किसी समुच्चय में के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं उसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय एक बहुत बड़ा समुच्चय होता है जिसके अंतर्गत यूनिवर्स के सभी समुच्चय आते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय इसकी कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं है, तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई उदाहरण हमें दिया गया है, एक A समुच्चय हमें दिया गया है 1 2 3 4 5, और कोई दूसरा समुच्चय B हमें दिया गया है 2 4 6 8, और कोई तीसरा समुच्चय C हमें दिया गया है 1 3 5 7। तो ये हमें कुछ समुच्चय दिए गए हैं। इसके साथ ही एक समुच्चय D हमें दिया गया है 1 2 3 4 5, और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए। तो ये हम देख सकते हैं ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और ये जो समुच्चय हमें दिए गए हैं ये सभी समुच्चय इससे रिलेटेड हैं। ये सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं A जो समुच्चय है वो भी D से रिलेटेड है, D का उपसमुच्चय है। B ये भी इसका उपसमुच्चय है। C ये भी इसका उपसमुच्चय है। तो ये जो सभी प्रकार की संख्याएं जो हमें दी गई हैं, जो ये समुच्चय है, ये सभी इसमें आ रहे हैं, इस वाले समुच्चय में आ रहे हैं। तो ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यही जो समुच्चय होगा ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, यही यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही एक दूसरे उदाहरण से भी हम इसे समझते हैं। जैसे R हम पढ़ चुके हैं, R के अंदर सभी Z नेचुरल संख्याएं यानी कि प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक और सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी आती हैं। तो ये जो सभी समुच्चय होंगे, Z भी पूर्णांकों का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये सभी R के अंदर आते हैं। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा समुच्चय है। तो ये जो समुच्चय हमारा कहलाएगा ये भी यूनिवर्सल समुच्चय कहलाएगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ऐसे ही जैसे विश्व में मानव की बात की जाए तो विश्व के समस्त मानवों का समुच्चय जो होगा वो भी एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा समुच्चय होता है। तो इन्हीं सबको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।